हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। जो हमारी आव्यूह की जो सीरीज चल रही है उसी को कंटिन्यू करेंगे। और आज हमको सीखना है कि मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती हैं, उनको वन बाय वन हम समझेंगे विद एग्जांपल्स, और लास्ट में हम क्वेश्चंस जरूर बनाएंगे। आपको सभी को लास्ट तक वीडियो देखनी है और पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि लास्ट में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो सब आपको ही बनाने हैं। तभी पता चलेगा कि आपने कितना अच्छे से इस लेक्चर को समझा है। चलो समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मतलब आव्यूह के प्रकार। अभी देख लेते हैं कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया है कि वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये किस टाइप की मैट्रिक्स होती है? जनरली आपने देखा होगा कि वर्ग तो सभी जानते होंगे। स्क्वायर से तो सब परिचित होंगे ना पूरी तरह से, जिसकी लंबाई चौड़ाई सब कुछ बराबर होती हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि स्क्वायर अगर हम यहाँ पे कोई बनाएं तो देखिए स्क्वायर लगभग कुछ इस टाइप का, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, वो स्क्वायर होता है। अब यदि हम यहाँ पे देखें तो यदि इसकी साइड को माने तो ये ए और ये भी ए, ये सभी साइड्स इसके बराबर हो जाएंगी, तो इसको हम वर्ग बोलेंगे। अब ये वर्ग क्यों रहा? क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। सेम चीज़ वर्ग आव्यूह में, मतलब आव्यूह में भी हमें वर्गाकार टाइप की एक आव्यूह मिलती है जिसे हम वर्ग आव्यूह बोलते हैं। अब वहाँ पे हमको ऐसे तो पहचानना नहीं है कि इस तरह से बॉक्स बना देंगे और साइड्स को मीज़र करेंगे, ये सब आपको नहीं करना है। तो देखिए अब हमें सीखना कैसे है कि वर्ग आव्यूह इसी जैसी बनाए देते हैं। एक आव्यूह ये बनाई और यहाँ पे बना दी। इसका मतलब क्या हुआ कि आव्यूह जो बनी होती है, हमने प्रीवियस लेक्चर में सब कुछ डिस्कस किया था कि आव्यूह किस किस चीज़ से बन के बनी होती है। तो आप बताइए कि आव्यूह किस किस से मिलके बनी होती है, सब बताइए। तो आव्यूह जो बनी होती है वो किन किन चीज़ों से मिलके बनी होती है? नंबर ऑफ रोज मतलब पंक्तियों की संख्या से, और स्तंभों की संख्या से। उन दोनों का आपस में हम देख रहे होते हैं कि उनकी संख्याएं कितनी हैं, और उससे हमें एक नया टर्म मिलता है, एक नई चीज़ मिलती है जिसका नाम होता है आव्यूह की कोटि, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डीपली समझा था कि आव्यूह की कोटि क्या चीज़ होती है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो आव्यूह की कोटि निकालने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए नंबर ऑफ रोज कितनी है। तो जो आव्यूह हमको दी गई है उसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं हम कि इसमें 3 पंक्तियाँ हैं, तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग किससे करेंगे? 3 से करेंगे। 3 लिखेंगे सबसे पहले अगर हम आव्यूह की कोटि निकाल रहे हैं तो। फिर दूसरी चीज़ किससे लिखेंगे कि अगर हमें नंबर ऑफ कॉलम्स भी पता चल जाए। नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब स्तंभों की संख्या, और स्तंभों की संख्या भी हमने मान ली कि 3 ही है। तो यहाँ पे ये इसकी कोटि कितनी आ गई? 3/3। 3/3 की आ गई। और हमने इनको भी सीखा था कि इनको हम क्या नाम देते थे, याद करो। इनको हम नाम देते थे ये m के बराबर है और ये n के बराबर है, तो ये m/n होता था कोटि जो होती थी। ये भी कोटि ही है और ये भी कोटि ही है। तो अगर हम देखें तो देखिए इसकी जो कोटि आई, इसमें आपने क्या नोटिस किया कि m और n दोनों के दोनों बराबर है ना, ये भी 3 ही है और ये भी 3 ही है। तो यहाँ पे जब कभी भी m बराबर n होगा कोटि में, जब m बराबर n होगा तो जो आव्यूह होगी वो कैसी होगी? वर्गाकार होगी। और आप इस चीज़ को जानते भी हैं भाई कि ये 3 अगर किन से मिलके बन रहा है, ये 3 बन रहा है ऐसे करके, जो लाइंस ऐसे करके पड़ी हुई हैं, ऐसे करके जो लाइंस पड़ी हुई हैं, जो पड़ी हुई होती हैं उनको हम पंक्तियाँ बोल रहे होते हैं। तो जब पड़ी हुई हैं, यहाँ से अगर हम देखें, इसको डाल देते हैं ऐसे करके, ये पड़ी हुई रेखाएँ हैं इस तरह से। तो ये जो पड़ी हुई रेखाएँ हैं ये टोटल 3 हैं, और जो खड़ी हुई हैं, पड़ी हुई मतलब लंबाई का काम कर रही है एक तरीके से, ये लेंथ हो गई। और जो खड़ी हुई है वो किसका काम कर रही हैं? जो खड़ी हुई हैं ये सब ब्रेथ का काम कर रही हैं ना। तो जो लंबाई और चौड़ाई से मिलके ही तो बना होता है। कोई भी अगर आप आयत निकाल रहे हैं या वर्ग निकाल रहे हो तो वो लंबाई और चौड़ाई से मिलके बना होता है। तो इसकी लंबाई भी सेम होनी चाहिए, चौड़ाई भी सेम होनी चाहिए, तो ये कहलाता है वर्ग कहलाता है। वर्ग में क्या होता है कि लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर किसी भी एक फिक्स क्वांटिटी के बराबर होती है। जैसे हमने ए मान लिया यहाँ पे, कोई भी एक भुजा। तो यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि अगर इसकी जो नंबर ऑफ रोज हैं, जो पंक्तियों की संख्या है, वो यदि बराबर हो स्तंभों की संख्या के, तो हम क्या कहेंगे? जो भी हमारी आव्यूह आएगी वो वर्गाकार आव्यूह होगी। आपको ये पूरा क्लियर हो चुका होगा। आयताकार में आप समझ गए होंगे कि आयताकार में क्या केस होने वाला है कि अगर यहाँ पे हम आयत बना देते हैं तो आयताकार में क्या होगा कि अगर हमें जब कोटि निकालनी है m/n, तो वो जो m है वो n के बराबर नहीं होगा। और आप इस चीज़ को जानते भी हैं कि प्रत्येक आयत में लंबाई जो होती है वो चौड़ाई के बराबर नहीं होती है। अगर लंबाई चौड़ाई के बराबर हो जाए तो वो वर्ग बन जाएगा। तो जब लंबाई चौड़ाई के बराबर नहीं है तो आयत जो होता है
यहाँ पे फिक्स रहती हैं कि एल कुछ और रहेगी और बी कुछ और रहेगी। तो इस चीज़ को हम आगे समझेंगे। तो आते हैं अपने उसी स्लाइड पर वापस। तो ये वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह में क्लियरली लिखा गया है कि एक आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाती है। कब कहलाएगी? जब उसमें देखिए पंक्तियों की संख्या जो है उसमें स्तंभों की संख्या के बराबर हो। और पंक्तियों की संख्या हमारी क्या होती थी? हमने अच्छे से सीख रखा है कि पंक्तियों की संख्या होती थी हमारी m और स्तंभों की संख्या क्या होती थी? n। तो जब m बराबर n हो जाएगा तो वहाँ उस केस में हम बोलेंगे कि भैया जी ये आव्यूह जो है ये वर्गाकार आव्यूह है। आप इसमें देख भी सकते हैं कि a का फॉर्मेट आपको इस टाइप का मिलता है कि ये ए आई जे, ये इसके अवयवों का पैटर्न होता है, ए आई जे होता है। और m इंटू एन मतलब कोई भी ऑर्डर हो सकता है m बाई एन, लेकिन उसमें कंडीशन ये होनी चाहिए, उसमें शर्त क्या होनी चाहिए कि जो कोटि है m गुणे n की, जो a की कोटि है उसमें m बराबर n होना जरूरी है। m बराबर n होना 100% जरूरी है। अगर आप वर्गाकार की बात कर रहे हो तो कह सकते हैं कि यह एक वर्ग आव्यूह है, बिल्कुल कह सकते हैं कि यह एक वर्ग आव्यूह है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखें तो देखिए आयताकार आव्यूह, आयताकार आव्यूह बिल्कुल इसकी उल्टी हो जाएगी, क्योंकि उसमें क्या होगा? m नॉट इक्वल्स टू n, m n के बराबर नहीं होगा। मतलब पंक्तियों की जो संख्या है वो स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो जाती है तो वो वर्ग का केस बन जाएगा, वो फिर वर्गाकार टाइप की बन जाएगी आव्यूह। तो हमें तो चाहिए आयताकार। आयताकार में क्या होता है? लंबाई चौड़ाई के बराबर नहीं होती है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं होनी चाहिए, उसको हमें अवॉइड करना है। तो देखिए उस केस को बस बचाना है कि एक आव्यूह आयताकार आव्यूह कहलाती है जब उसमें पंक्तियों की संख्या, अब पंक्तियों की संख्या हम क्या मानते हैं? m मानते हैं, और स्तंभों की संख्या क्या मानते हैं? n मानते हैं, के बराबर नहीं होती है। इस चीज़ को पकड़िए कि नहीं है, तो m यहाँ पे n के बराबर नहीं होना चाहिए। उसका जो मर्जी ऑर्डर हो सकता है, जैसे ऑर्डर क्या क्या हो सकता है? कोई भी मैट्रिक्स दी गई है उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 3/2 हो सकता है। अगर हम b मैट्रिक्स लेते हैं 2/1 हो सकता है, c मैट्रिक्स लेते हैं 5/4 हो सकता है, लेकिन ऑर्डर ये नहीं होना चाहिए जैसे हमने लिख दिया 2/2, तो इस टाइप का ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर हमने यहाँ पे ई लिख दिया 5/5, तो इस टाइप का ऑर्डर नहीं होना चाहिए। ये सब ऑर्डर किसके बन जाएंगे? ये सब वर्गाकार टाइप के आव्यूह के बन जाएंगे जो वर्ग कहलाएंगे, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। अब यहाँ पे भी वही चीज़ दी गई है कि a बराबर ए आई जे m इंटू एन। देखिए m नॉट इक्वल टू n आ गई ना वही चीज़ कि m n के बराबर नहीं होनी चाहिए। यहाँ a एक आयताकार आव्यूह है, बिल्कुल होगी आयताकार आव्यूह। आगे समझते हैं। अब देखिए एक दो एग्जाम्पल का समझ लेते हैं इनका, अगर आप चाहो तो। देखिए अगर मैं एग्जाम्पल दूँ आपको, आप खुद बताएंगे कि कौन सी स्क्वायर है। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसे आप एस से डिनोट करेंगे, और जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी उसे आप, जो आयताकार होगी उसे आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बतानी है, एस और आर। अभी पता चल जाएगा कि कौन कितना पढ़ रहा है, किसने कितना ये लेक्चर समझा है अच्छे से। तो देखिए एस अगर हम बनाएं, यहाँ पे एस बनाएं तो एस में हमने लिया 2 0 1 3 2 -1। इस टाइप की हमारी पहली मैट्रिक्स आ गई तैयार होके, ए बराबर इतना। दूसरी हम मैट्रिक्स लेना चाह रहे हैं, दूसरी हमने मैट्रिक्स लिख दी बी बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस टाइप की मैट्रिक्स हो गई। अब हम सी लिख रहे हैं कुछ और, सी लिख देते हैं, ये टाइप की मैट्रिक्स है हमारी -1 0 3 3 2 1। ये मैट्रिक्स हो गई। ये दोनों एक जैसी लग रही हैं, तो फिर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस केस को। चलो कोई नहीं, इसमें रख ही देते हैं एक दो एलिमेंट और। 5 4 2 7 8 9, ये भी हमने ऐड कर दिए इसमें। और आगे देखते हैं, अगली मैट्रिक्स हमारी तैयार होकर आ रही है, डी मैट्रिक्स, यही 1 0 0, ओनली ये मैट्रिक्स है। और कोई मैट्रिक्स तैयार करते हैं, जैसे हमारी ये मैट्रिक्स आई ई मैट्रिक्स, और ये तैयार होकर आ रही है 2 2 3 3, ये मैट्रिक्स है। अगली मैट्रिक्स ला रहे हैं हम, एफ मैट्रिक्स है कुछ इस टाइप से कि 0 0 एंड 0 0 0 0। तो ये सभी हमारी मैट्रिक्स आ गई। अब इन मैट्रिक्स में आपको 1 बाई 1 बतानी है कि कौन सी स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब कौन सी वर्गाकार है और कौन सी आयताकार है, अभी पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे m क्या होता है? नंबर ऑफ रोज, पंक्तियों की संख्या। पंक्तियों की संख्या मुझे बताना कितनी है इसमें? पंक्तियों की संख्या हो जाएगी भाई इसमें 1 और 2,
क्योंकि रो जो हैं पड़ी हुई होती हैं, जो पड़ी हुई होंगी वो सभी पंक्तियाँ बन जाएंगी, और जो खड़े हुए होंगे वो सभी स्तंभ बन जाएंगे। तो पंक्तियाँ कितनी हो जाएंगी? 2, स्तंभ कितने हो जाएंगे? 3, 1 2 3। तो इसका ऑर्डर हो गया 2/3। क्या यहाँ पे एम एन के बराबर है? बिल्कुल भी बराबर नहीं है। तो ये किस केस में चली जाएगी? आर वाले सेक्शन में चली जाएगी। तो आर वाली हमारी आई सबसे पहली ए। जो ए मैट्रिक्स है वो मतलब रेक्टेंगुलर है, मतलब आयताकार है। पहली मैट्रिक्स हमारी आयताकार आ चुकी है। दूसरी की बात करते हैं बी की। तो बी में देखें तो इसमें नंबर ऑफ रोज मतलब पंक्तियों की संख्या कितनी है? 3 ही है, और कॉलम भी कितने हैं? 1 2 3। तो 3 ही कॉलम है। तो यहाँ पे दोनों आपस में बराबर हो गए, एम बराबर एन के। तो ये क्या हो जाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो एस में आई सबसे पहली मैट्रिक्स आई वो हमारी बी आई। बी हमारी पहली मैट्रिक्स हो जाएगी एस में। आगे बढ़ते हैं। अब यदि हम सी की बात करें तो सी में नंबर ऑफ रोज कितनी है? बताइए, पंक्तियों की संख्या कितनी है? तो पंक्तियाँ क्लियरली दिख रही हैं, 1 2 3 4, 4 पंक्तियाँ दिख रही हैं। और कॉलम कितने? 1 2 3 जो खड़े हुए हैं। तो ये 3 हो गए, 1 2 3, और पंक्तियाँ हैं 1 2 3 4। तो 4/3। जब 4 3 के बराबर नहीं है तो ये आयताकार होगा या वर्गाकार होगा? बिल्कुल आयताकार होगा। तो ये पहुँच गई भाई सी में, ये हमारी सी जो पहुँच गई आर में पहुँच गई। अगली डी को देखते हैं। डी में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई? 1, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए? 3। 1/3 क्लियरली दिख रहा है कि एक ही रो है और कॉलम हो गए 3, 1 2 3। तो 1/3, 1 3 के बराबर है? बिल्कुल भी बराबर नहीं है। तो ये कैसी हो जाएगी? फिर से आयताकार हो जाएगी। और ये पहुँच गए हम डी में। डी यहाँ पे आ गई आर में। अब यदि ई की बात करें तो नंबर ऑफ रोज पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2, स्तंभों की संख्या कितनी है? 2। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2/2। इसकी कोटि भी 2/2 आई है। अब इसकी कोटि 2/2 आई है तो एम एन के बराबर है? बिल्कुल एम एन के बराबर है। जब एम एन के बराबर है तो ई किस में चली जाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो ये हो गई ई। तो हमारे पास इन केसेस में 2 हमें स्क्वायर मैट्रिक्स मिली, 3 रेक्टेंगुलर, 2 वर्गाकार, 3 आयताकार। आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आयताकार और वर्गाकार का। अब यदि हम थोड़ा और आगे बढ़ें तो देखिए इसमें लिखा गया मुख्य विकर्ण। अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी भी आगे चल के आपको मैट्रिक्स अब आने वाली है ना, चाहे वो डायगोनल मैट्रिक्स हो मतलब विकर्ण आप भी हो, या आदेश आप भी हो, या फिर तत्समक आप भी हो जो इकाई आप भी बोला जाता है, ये सभी आव्यूहों को समझने के लिए आपको इसकी पहचान होनी बहुत ज़रूरी है कि मुख्य विकर्ण वाकई में होता क्या है। तो देखिए मुख्य विकर्ण वाकई में क्या चीज़ होती है, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा प्रिंसिपल डायगोनल। अब प्रिंसिपल डायगोनल कैसे वर्क करता है? यदि ए बराबर इतने कोई भी आपको एक ये मैट्रिक्स दी गई है, अब इस मैट्रिक्स में कुछ पहचान करिए। ए बराबर ए आई जे, ये तो हो गया अवयवों का ऑर्डर, ये तो अवयवों की कोटि होती है आई से। लेकिन इसका देखिए ए का ऑर्डर इन लोगों ने दिया n/n। जब ए का ऑर्डर n/n दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए है वो कैसी है? जब ए का ऑर्डर आपको n/n मिला है तो n/n का मतलब क्या हुआ कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, और स्क्वायर मैट्रिक्स को हिंदी में बोला जाएगा ये वर्गाव्यूह है, ये वर्गाव्यूह है। अब जब ये वर्गाव्यूह है ए, तो अब उसमें आगे क्या बोला गया है कि n कोटि की एक वर्गाव्यूह, बिल्कुल वही चीज़ है, वही चीज़ हमने डिस्कस कर ली कि ये n कोटि की है और वर्गाव्यूह है। तब पहली पंक्ति के पहले अवयव, इसी का पहली पंक्ति का पहला अवयव, अभी एग्जाम्पल के साथ पूरा समझाएंगे। तो पहली पंक्ति मतलब क्या हुआ? R1 का पहला ही अवयव, पहला अवयव पक्का A11 ही होगा। A11 की बातें हो रही हैं कि पहली पंक्ति और पहला ही अवयव A11 होगा। अब अगर उसमें स्टार्टिंग 1 1 से ही होगी, कोई भी आप अवयव ले लीजिए, उसमें पहला रो और पहला कॉलम पे हमेशा पहला ही अवयव रहता है। अब लास्ट में क्या बोला गया कि पहले अवयव व अंतिम पंक्ति के, देखिए लाइनों को अच्छे से समझते रहना, अंतिम पंक्ति के अंतिम अवयव, अंतिम पंक्ति के अंतिम अवयव को विकर्णानुसार, ये विकर्णानुसार है, विकर्णानुसार मिलाने वाली रेखा अवयव ए का मुख्य विकर्ण होगी। अब इसको थोड़ा सा ये भाषा तुम्हें अटपटी सी लग रही होगी कि पहली रो का मतलब पहली पंक्ति का पहला अवयव और अंतिम जो पंक्ति है, अंतिम जो मतलब लास्ट वाली जो रो है उसका लास्ट अवयव। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ये थोड़ी डाइजेस्ट हो नहीं पा रही होगी, तो उसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगी। आप कोई भी वर्गाव्यूह ले लीजिए, जैसे हमारे पास 2/2 की वर्गाव्यूह है, 2/2 की कोई भी वर्गाव्यूह बनाएंगे, फिर एक 3/3 के बनाते हैं। अब इन दो मैट्रिक्स से आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा लगभग। तो इनमें हम अवयव डाल लेते हैं अपनी तरफ से। जैसे पहला हमने डाला 1 1 0 0, इसमें हमने डाला 1 0 1 2 2 4 3 3 6। तो ये हमने अवयव डाले इनमें। अब
क्लियरली दिख रहा है कि ये 3/3 की है, ये 2/2 की है। अब जो उसने बोला है ना उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है हमें। उसने बोला है कि पहली पंक्ति यहाँ पे होगी R1, इसकी भी पहली पंक्ति, दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। पहली पंक्ति का पहला अवयव यही है, इसमें भी पहला अवयव यही है। पहली पंक्ति का पहला अवयव सबने मार्क कर लिया होगा। अब अंतिम पंक्ति को और बताओ मेरे को सभी कि अंतिम पंक्ति कहाँ बैठी है। अंतिम पंक्ति ये रही, इसमें तो 2 ही पंक्ति हैं, तो R2 यही होगी अंतिम पंक्ति का अंतिम अवयव, ये रहा। सिमिलरली इसकी लास्ट वाली पंक्ति कौन सी होगी, लास्ट वाली रो, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, तो ये रही तीसरी रो। अंतिम पंक्ति का अंतिम अवयव ये रहा। अब इनको डायगोनल के अनुसार, मतलब एक विकर्ण के अनुसार मिलाने वाली रेखा ही मुख्य विकर्ण कहलाती है। दोबारा परिभाषा को समझ लीजिए जो भी दी गई है कि देखिए यदि ये बराबर इतने की ये वर्गाव्यूह है, तब पहली पंक्ति के, देखो पहली पंक्ति के पहले अवयव और अंतिम पंक्ति के अंतिम अवयव को विकर्णानुसार, इस चीज़ को पकड़िए थोड़ा सा, विकर्णानुसार मतलब विकर्ण के अनुसार एक लाइन ड्रॉ करनी है। आप विकर्ण अच्छे से जानते हैं, वर्ग में और आयत में विकर्ण बनते हैं, ठीक है, दोनों में 2-2 विकर्ण होते हैं। अब यदि हम यहाँ पे देखें तो ये वर्गाकार है। आप अच्छे से जानते हैं कि अगर हम यहाँ पे एक वर्ग बनाएं तो वर्ग में जो विकर्ण रहते हैं वो कुछ इस टाइप से होते हैं। तो ये A B C D, तो इसमें डायगोनल जो होगा AC होगा और BD होगा, यही 2 डायगोनल होंगे। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो पहली पंक्ति का पहला अवयव 1 है, अंतिम पंक्ति का अंतिम अवयव 0 है। इनको विकर्णानुसार मिलाइए। अगर आप इनको विकर्णानुसार मिलाते हैं तो ये कुछ इस टाइप से मिलेंगे, कुछ इस टाइप से मिल रहे होंगे। ऐसे करके भी एक लाइन ज्वाइन करा सकते हैं आप इस तरीके से। तो यहाँ पे जो विकर्ण वाले ये जो विकर्ण पे जो अवयव आए वो 1,0 आए, तो यही जो होगा आपका जो मुख्य विकर्ण होगा वो बन रहा होगा 1,0 से, 1,0 से बन रहा है पहली वाली आव्यूह में। अगर हम दूसरी वाली आव्यूह की बात करें तो इसमें देखिए विकर्णानुसार ही मिलाइए। आप ऐसे मिला रहे होंगे, तो अब जब विकर्ण के अनुसार आप मिलाएंगे तो यहाँ पे आप क्लियरली बताइए मुझे कि यहाँ पे मुख्य विकर्ण यही होगा, और मुख्य विकर्ण के अवयव कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पे 1 2 6। अब आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा कि पहली पंक्ति का पहला अवयव और अंतिम पंक्ति का अंतिम अवयव, उनको जो एक लाइन ज्वाइन कर रही होगी उनको यही तो लाइन ज्वाइन करेगी। अगर आप लाइन भी खींचे यहाँ पे तो लाइन कुछ इस तरह से ही आएगी, इस तरीके से लाइन आएगी। और इनको जो लाइन ज्वाइन कर रही है डायगोनल के अनुसार, विकर्ण के अनुसार, तो इनको जो एक रेखा मिला रही है तो वो मुख्य विकर्ण कहलाएगी, जो भी ये रेखा होगी। तो अब आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि मुख्य विकर्ण क्या होता है। अब इसका कहाँ कहाँ यूज होगा वो चीज़ हम समझेंगे। अभी वापस वहीं पहुँच जाते हैं। तो देखिए अतः AIJ मुख्य विकर्ण, ये AIJ जो होगा मुख्य विकर्ण होगा, और AIJ में भी कंडीशन दी गई होगी। कैसा कि एक अवयव है, मुख्य विकर्ण का ही एक अवयव होगा, और किस टाइप का अवयव होगा कि जहाँ पे I बराबर J होगा। अब इन सभी में I बराबर J की कंडीशन हो समझ लेते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं कि I बराबर J की कंडीशन कैसे काम कर रही है। अभी इसने बोला कि मुख्य विकर्ण के लिए AIJ का अवयव होना चाहिए, और AIJ में भी कंडीशन दी गई है। कंडीशन क्या दी गई है कि I बराबर J। अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ आपको। AIJ किस चीज़ का पैटर्न होता है, किस चीज़ की कोटि होती है, ये किस चीज़ का रूप होता है। AIJ जो है, AIJ, A मतलब शॉर्ट वाला A है, ये छोटा वाला A है, यहाँ पे कैपिटल A नहीं है। जब ये छोटा वाला A है तो ये अवयव को डिनोट कर रहा होगा, और IJ अवयव के कोटि को दर्शा रहे हैं, जो भी आपने अवयव लिया है। अब उसने ऐसे अवयवों की बात की है जिनमें I बराबर J आ रहा हो। अगर हम I बराबर J की बात करें तो 1 बराबर 1 होना चाहिए, 2 बराबर 2 होना चाहिए, 3 बराबर 3 होना चाहिए। इसका मतलब अगर हम इनको कन्वर्ट करें अवयवों में तो हमारा पहला अवयव क्या आ जाएगा, बताइए सब। A11 हो जाएगा, दूसरा अवयव क्या हो जाएगा, A22 हो जाएगा, और तीसरा अवयव क्या हो जाएगा, A33 हो जाएगा। तो आप इन सभी में मार्क कर लीजिए कि ऐसे कौन कौन से अवयव आए थे।
वही हमारे पक्का मुख्य विकर्ण के अवयव होंगे, वो सभी के सभी मुख्य विकर्ण के अवयव होंगे। कैसे होंगे? आप इस 1 को मार्क करिए कि ये जो 1 था ये कैसा था, पहली ही रो और पहला ही कॉलम, यहाँ पे C1 बैठा होगा तो ये A11 था। ये वाला कैसा था, लास्ट वाली मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम का ही है, तो ये जो हो जाएगा ये A22 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ये A11 है। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो A11 है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। A22 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो देखिए यही तो मुख्य विकर्ण के अवयव थे, क्या यही नहीं थे हमारे मुख्य विकर्ण के अवयव? मुख्य विकर्ण के अवयव हमारे यही नहीं थे। 1 सॉरी ये 0 है, एक बार मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे लिखेंगे आप, ये 1 है और ये 0 है, क्योंकि ये 1 था ये 0 था। A22 जो होगा वो 0 पे बैठा हुआ है, A22 0 है, A22 इक्वल्स टू 0। तो आप खुद बताइए कि हमारा जो भी मुख्य विकर्ण था, मुख्य विकर्ण यही नहीं था 1,0, यही तो हमने अवयव लिए थे। अब यदि हम इसकी बात करें तो हमारा एक अवयव आ रहा है 1, एक आ रहा है इसमें 2 और एक आ रहा है 6, ये 3 ही तो अवयव आ रहे हैं मुख्य विकर्ण पे। अगर यही 3 अवयव आ रहे हैं, इन अवयवों का स्थान और देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ मौजूद हैं। अब आप खुद बताइए कि अगर पहले की बात करें तो पहला वाला कहाँ मौजूद है, ये 1, इसका अगर मैं ऑर्डर पता करने लगूँ, कोटि पता करने लगूँ, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, A11 होगी, क्योंकि पहली ही रो है और पहला ही कॉलम है। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। अगर मैं इस 2 की बात करूँ, जो ये बीच वाला 2 है, अगर मैं इस 2 की बात करूँ तो इसमें R2 आएगा, ये सेकेंड रो का है, सेकेंड रो और सेकेंड ही कॉलम है, दूसरा ही रो दूसरा ही कॉलम, तो ये A22 होगा या नहीं होगा? हम अवयवों के स्थानों की बात कर रहे हैं, अवयवों की कोटियों की बात कर रहे हैं। अगर हम 6 की बात करें तो ये वाला 6 R3 पे बैठा हुआ है और ये C3 पे बैठा हुआ है, तो बिल्कुल A33। अब आपने क्या नोटिस किया कि यहाँ पे इन सभी के देखिए 1 1 2 2 3 3 ये सब आपस में बराबर है, जो I है वही J है। आप ऊपर से भी चेक कर सकते हैं कि I बराबर J है। देखिए आप AIJ में I बराबर J होना चाहिए। तो अब आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि वाकई में मुख्य विकर्ण जो होता है, मुख्य विकर्ण की अगर आपको पहचान करनी है तो वो सभी अवयव आपको छांटने हैं जिनमें I बराबर J आ रहा हो। या फिर आप ऐसे ले सकते हैं, कोई भी वर्गाकार आप जो देखिए उसमें जो पहली रो और अंतिम रो, पहली रो और अंतिम रो, पहली रो के पहले वाले स्थान पे जो बैठा हो, अंतिम रो के लास्ट वाले स्थान पे जो बैठा हो, जो अभी हम बैठे हो उन सभी को एक लाइन से मैच कर दीजिए, वही आपका मुख्य विकर्ण होगा। अब आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ये आगे बढ़ते, आव्यूह का ट्रेस। अब आव्यूह का ट्रेस कैसे निकाला जाता है? ट्रेस बहुत ही आसान चीज़ होती है, इससे आसान शायद ही कोई चीज़ होगी मैट्रिक्स में। देखिए आव्यूह का ट्रेस हम कैसे निकालेंगे कि आपने जो भी अभी मुख्य विकर्ण पढ़ा था ना, उसी का इसमें बहुत ज़्यादा रोल होने वाला है। कैसे होगा समझते हैं। देखिए एक वर्गाव्यूह A के विकर्ण के सभी अवयवों का योग, देखिए इस लाइन को पढ़िए आप अच्छे से, विकर्ण के सभी अवयवों का योग आव्यूह A का ट्रेस कहलाता है, जिसे ट्रेस A से दर्शाते हैं। यहाँ पे विकर्ण की जगह पे आप मुख्य विकर्ण भी लिख सकते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मुख्य विकर्ण के सभी अवयवों का योग आव्यूह A का ट्रेस कहलाता है। अभी हमने मुख्य विकर्ण के बारे में बहुत डीपली समझा था कि मुख्य विकर्ण होता क्या है। उसके सभी अवयवों को, उनके सभी एलिमेंट्स को अगर हम ऐड कर दें, जोड़ दें, तो हमें क्या मिल जाएगा? आव्यूह का ट्रेस मिल जाएगा, जिसे किससे दर्शाएंगे? ट्रेस A से दर्शाएंगे। यदि A बराबर AIJ एक कोटि N की वर्गाव्यूह है तब, अब देखिए जब ये वर्गाव्यूह है तो उसमें क्या होने वाला है, अगर ये A बराबर AIJ N कोटि की, तो यहाँ पे N/N कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, जब अगर आप ट्रेस A निकालेंगे ना, तो ट्रेस A देखिए क्लियरली दिख रहा है कि जो ट्रेस A होगा वो AII, यहाँ पे आ रहा है I और I का मतलब क्या हुआ कि I बराबर J, यहाँ पे इसको आप AJJ भी लिख सकते हैं। I बराबर I नहीं लिख के आप J भी लिख सकते हैं, J = 1 से लेके N तक और AJJ, ठीक है, क्योंकि I बराबर J होना चाहिए। अगर आप विकर्ण के अवयवों की बात कर रहे हैं तो I बराबर J होना चाहिए वहाँ पे, तो आप I में भी ले सकते हैं, JJ में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप 1 डालेंगे, I की जगह पे 1 डाला तो इस I की जगह पे भी 1 हो जाएगा, 1 1। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? सिग्मा का मतलब होता है सम, ये जो सिग्मा होता है इसका मतलब होता है सम, सम मतलब योग। अब योग कहाँ से कहाँ तक, अगर मैं थोड़ा सा इसे खोल के बताऊँ तो ये ऐसे करके आएगा कुछ, J स्टार्टिंग कर रहा है 1 से, तो J1 डालो इसमें पहले, A11,
जे की जगह पे भी 1, इस जे की जगह पे भी 1, फिर प्लस, और कहाँ तक जा रहा है, ये एन तक जा रहा होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये ऐसे करके एन तक जा रहा होगा। तो ये किस तरह से, और सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है योग, जोड़, तो ये प्रत्येक में जोड़ जोड़ के ये चिन्ह लगते हुए चले जाएंगे प्लस प्लस के। तो अगला आएगा 2, तो A2 2, फिर 3 3, ऐसे ही A4 4, और ये लास्ट में कहाँ तक जाएगा, ये ANN तक जाएगा। अब आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, n तक दिया गया है तो n तक लेंगे, m तक दिया गया है तो m तक, k तक दिया गया है तो k तक। अब आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा कि अगर यहाँ पे 2 आता तो खाली हम 2 पे रोक देते, A2 तक जाएगा ये। तो वही चीज़ इसमें बोली गई है। अब इनसे क्या पता चल रहा है, ये जो a होते हैं स्मॉल a, ये किस चीज़ को दर्शा रहे होते हैं, ये तो सब जो आव्यूह में आए गए अवयवों के स्थान होते हैं ना, जो हमने अभी आपको बताया था, स्टार्टिंग में भी बताया था कि आव्यूह के हैं, अगर आपको अवयवों की पोजीशन लेनी है तो उनको आप स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, और आव्यूह को दर्शा रहे हो, बड़ी वाली आव्यूह को ही दर्शा रहे हैं, पूरी की पूरी टोटल आव्यूह को, तो इसमें कैपिटल लेटर का यूज़ करेंगे, जो भी अंग्रेजी वर्ड में लगा है। तो यहाँ पे स्मॉल लेटर से दर्शाएंगे, तो ये स्मॉल लेटर से दर्शाए जा रहे हैं, और ये आव्यूह की स्थिति हो गई। तो ये 1 1 2 2 3 3, मतलब ये सभी मुख्य विकर्ण के अवयव हैं जितने भी हैं, तो उन सभी को अगर आप जोड़ देते हैं तो वो आपको ट्रेस कहलाता है। देखो थोड़ा और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे इसके लिए देखिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या चीज़ है, इन सभी अब जो आव्यूह आपको मिलेंगी, जितनी भी सब चीज़ें मिलेंगी इस आव्यूह में, उनमें सब में सबसे ज़्यादा जरूरी होगा वर्ग आव्यूह आएंगी, सबसे ज़्यादा वर्ग आव्यूह आएंगी। ट्रेस में भी देखिए क्लियरली बोला गया है, ट्रेस में भी आप देखेंगे तो एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है, इस तरीके से ही बताया गया। देखिए वर्ग आव्यूह को पहले ही बता देंगे कि ये जितनी भी कहानी स्टार्ट होगी ना, अब सबकी सब वर्ग आव्यूह पे चलेंगे। वर्ग आव्यूह को आप अच्छे से जानते हैं, m बराबर n होना चाहिए, m बराबर n ही होना चाहिए ना, तो ये चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। तो यहाँ पे m/m के ऑर्डर की हो सकती है, n/n के ऑर्डर की हो सकती है, 2/2 के ऑर्डर की हो सकती है, या 3/3 के ऑर्डर की हो सकती है। तो अभी हम ले लेते हैं 3/3 ऑर्डर की ले लेते हैं एक आव्यूह। चलो पहले 2/2 की ले लेते हैं। यहाँ पे लिया हमने -1 और 99, यहाँ पे लिया हमने 100 और यहाँ पे लिया हमने 0। आगे बढ़े, अगली मैट्रिक्स हमने ली 1 2 3 नेगेटिव का, और यहाँ पे लिख दिया हमने 4 2 -6, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0। अब यदि हम देखें तो आप खुद बताइए कि इसका ऑर्डर है 3/3, वर्ग आव्यूह है, बिल्कुल सही है। इसका ऑर्डर है 2/2, इन सभी को रफ कर दो। इसका 2/2, इसका 3/3, वर्ग आव्यूह तो है। अब ट्रेस पूछा गया, ट्रेस का मतलब क्या हुआ, जो भी आपको डायगोनल दिया गया, मुख्य डायगोनल इसमें ये दिया गया, मुख्य विकर्ण इसमें ये दिया गया है, इनके अवयवों को जोड़ दो, ट्रेस निकल गया। इसको a नाम दे दो, इसको b नाम दे दो। तो अगर हम ट्रेस a निकाल रहे हैं तो कितना आ जाएगा, -1 + 99, जो कि कितना हो गया 98। आगे बढ़े, इसमें निकाल रहे हो आप ट्रेस b, तो कितना आ जाएगा, मुख्य विकर्ण के अवयवों को जोड़ दो, 1 + 2 - 3, 2 और 1 3, 3 में से 3 गया तो 0। इसका 0 आया, इसका 98 आया। अब इन पे हम छोटे छोटे एक आधा क्वेश्चन भी आगे चल के करेंगे कि ट्रेस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो देखिए यदि a बराबर इतना दिया गया है, तब ट्रेस a बताइए, क्या आप बता सकते हैं इसका ट्रेस? कितना तो आसान है, सबसे आसान मुझे लग रहा है मैट्रिक्स में यही टॉपिक है, और ये भी नहीं बन पा रहा है आपसे, तो इसका मतलब मैट्रिक्स में आपको, मैट्रिक्स में क्या पूरे मैथ में ही आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो देखिए ट्रेस निकालना है तो हमें क्या करना होगा, जो हमारा मुख्य विकर्ण दिया गया है ना, उसके अवयवों को जोड़ दीजिए। तो कितना आया, यहाँ पे 2 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे बीच में, बिल्कुल सही है क्योंकि जोड़ रहे हैं हम, -1 रहेगा दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे 9 आ जाएगा। 9 और 2 11, 11 में से 1 गया तो 10, देखिए आ गया 10, यही आपको चाहिए था। तो ट्रेस ए जो आएगा बिल्कुल 10 ही आएगा, सही बोला है इन्होंने कि 10 ही आएगा। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा ट्रेस पे क्वेश्चन कैसे आएगा और कैसे आप करेंगे। आगे बढ़ते हैं, विकर्ण आव्यूह के बारे में बात की गई है। विकर्ण आव्यूह देखो मैंने अभी आपको बताया, आप जितनी भी आव्यूह पढ़ेंगे ना इससे आगे, वो सभी के सभी कैसे टाइप की होंगी, वो सभी की सभी वर्ग आव्यूह ही होंगी। वर्ग आव्यूह के अलग अलग आपको बड़े बड़े टाइप मिलने वाले हैं, और उनमें मुख्य विकर्ण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो देखिए कैसे, यदि किसी वर्ग आव्यूह, देखो आ गई ना वर्ग आव्यूह, पहले ही बोल देता है, वर्ग आव्यूह का प्रत्येक अविकर्णीय अवयव, अविकर्णीय का मतलब समझ रहे हो, देखिए हम जितनी भी बात करेंगे, एक सेकेंड, हम जितनी भी बात करेंगे ना यहाँ पे, जितनी भी बात करेंगे वो सब की सब मुख्य विकर्ण की बातें हो रही होंगी। तो मुख्य विकर्ण की बातें हो रही हैं, तो
तो ये वाला पहले ही हम मुख्य विकर्ण ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ये हमने पहले ही खींच लिया, ये हमारा मुख्य विकर्ण हो गया। अब इसमें जितने भी बाकी के अवयव बच जाएंगे, बाकी के जितने भी अवयव रह गए, जैसे मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया इसको 1 2 3, और बाकी सब जगह ये जितने भी प्लेस रह गए, पहला ये रहा, अगर ये 3/3 की है तो 3 मैंने भर दिए, बच गए कितने 6, तो 1 2 3, पहली रो कंप्लीट, दूसरी रो भी कंप्लीट, तीसरी रो को भी बनाइए, तीसरी रो भी कंप्लीट। तो ये सभी अवयव बच गए ना, इनकी पोजीशन हमने अभी लिखनी है, क्या आने वाली है देखना तुम। तो ये तो रहे विकर्ण वाले अवयव, और उसने बोला है अविकर्णीय। अविकर्णीय का मतलब होगा कि जो विकर्ण पे नहीं है, तो विकर्ण से बाहर 1 2 3 4 5 6 जो मैंने बॉक्स बना दिए वो सभी अविकर्णीय हो जाएंगे। अभी आपको क्लियर हो रहा होगा। अवयव शून्य के बराबर हों, अब देखिए इसने क्या बोल दिया, इसने तो सब कुछ 0 कर दिया। अब ये 0 के बराबर होने चाहिए, 0 के बराबर इन द सेंस कि यहाँ पे भी 0 आना चाहिए, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो देखिए अब आपकी एक नई मैट्रिक्स बन के तैयार हो गई 1 0 0 0 2 0 0 0 3। अब ये नई मैट्रिक्स बनी ना, चलो मैं इसको पूरा लिख ही देता हूँ। देखिए 1 0 0 0 2 0 0 0 3। अब आपको इस मैट्रिक्स में कुछ ना कुछ तो दिख रहा होगा, कुछ अलग ही दिख रहा होगा कि खाली मैट्रिक्स पे खाली डिटर्मिनेंट ये जो डायगोनल है इसी पे, मतलब विकर्ण पे ही अवयव आपको दिखाई दे रहे हैं, बाकी और जगह कहीं अवयव ही नहीं दिखाई दे रहे होंगे, बाकी सब जगह 0 0 ही दिख रहा होगा। अवयव बेशक है लेकिन 0 0 है। बराबर हो मतलब 0 के बराबर हो, तब जो आव्यूह होगी ना वो विकर्ण आव्यूह कहलाती है। तो हमने बना के तैयारी कर दी पहले ही, जैसे जैसे वो बोलता जा रहा था ऐसे ऐसे हम बना रहे थे। तो यही होगी मेरे भाई विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह का मतलब क्या हुआ, खाली विकर्ण पे अवयव होंगे, बाकी और कहीं अवयव ही नहीं होंगे, सब जगह 0 0 ही होगा। अवयव बेशक होंगे लेकिन वो सब 0 0 होंगे। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसी को। आव्यूह ए बराबर ए आई जे एन इंटू एन, एन इंटू एन का मतलब क्या हुआ है, वर्ग आव्यूह है। एक विकर्ण आव्यूह होगी, कब होगी, जब वहाँ पे ए आई जे बराबर 0 हो। ए आई जे का मतलब समझ रहे हो ना, कि आपको एलिमेंट का ऑर्डर दे दिया गया है, पहले ही एलिमेंट का ऑर्डर दे के बराबर 0 दे दिया है, भैया वैल्यू जो देनी है वो 0 रखनी है। कब रखनी है 0, जब आई नॉट इक्वल टू जे हो। इसको भी थोड़ा सा डीपली समझ लेते हैं कि ए आई जे बराबर 0 और कब, जब आई नॉट इक्वल्स टू जे हो। चलो इनको चेक कर लेते हैं एक बार। हम ना पहले ही बना के रख लेते हैं अपने पास एक 3/3 की मैट्रिक्स, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। 3/3 के से थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये हमारी 3/3 की मैट्रिक्स का पूरा फ्रेमिंग होता है कि नहीं होता है, ये सबको आता होगा। अब ये आव्यूह में ये जो 3/3 की आव्यूह है, इसको चलो ये नाम दे देते हैं, इनमें जो अवयवों का ऑर्डर है कुछ इस टाइप से रहेगा। अब इसमें बोला है कि आई नॉट इक्वल टू जे, ये सब आई जे का काम कर रहे हैं। ये 1 1 आई जे का कर रहा है, ये 1 2 ये 1 आई का काम कर रहा है, और 2 जे का काम कर रहा है। इसी तरह से ये आगे चल रहे हैं। तो आई जे के बराबर जिन जिन अवयवों में नहीं है उनको आप लाइए ढूंढ के। तो पहले तो 1 2 में नहीं, देखो 1 1 में तो आई जे के बराबर है, तो ये वाला तो हमें लेना नहीं है। फिर लेना है हमें 1 2 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। A12 A13 A21 A22 हमें लेना नहीं है, A23 आप देखते रहिए उधर। A31 ले सकते हैं, A32 भी ले सकते हैं, A33 लेना नहीं है क्योंकि आई और जे यहाँ पे बराबर हो जाएंगे। तो आप खुद बताइए कि इस केस में 1 क्या 2 के बराबर है, बिल्कुल भी बराबर नहीं है, इसका मतलब इसको लिया जा सकता है। इस केस में 1 3 के बराबर है, बिल्कुल भी बराबर नहीं है, तो इस केस को लिया जा सकता है। 2 1 क्या 2 1 के बराबर है, बिल्कुल भी बराबर नहीं है, तो इस केस को भी लिया जा सकता है। 2 3 वाला भी ले सकते हैं क्योंकि 2 3 के बराबर नहीं है। 3 1 को भी ले सकते हैं क्योंकि 3 भी 1 के बराबर नहीं है। और लास्ट बच जाता है 3 2, तो 3 2 के बराबर नहीं है, तो इस केस को भी लिया जा सकता है। अब यदि यहाँ पे देखें तो इन सभी अवयवों के बारे में पता है उसने क्या बोला है कि इन सभी अवयवों को दे दीजिए अंडा। अंडा इन द सेंस 0 दे दीजिए। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और लास्ट वाला भी 0। सही है ना हीरो। तो अब आपने इन सभी को 0 दे दिया, तो आपकी जो डायगोनल मैट्रिक्स होगी ना, जो विकर्ण आव्यूह होगी, उसमें खाली इन अवयवों को छोड़कर बाकी सब जगह आपको कुछ ना कुछ मिल रहा होगा। बाकी इन सब जगहों पे 0 0 मिल रहा होगा। यही तो हो रहा है। आप खुद देखिए। चलो एक डायगोनल मैट्रिक्स भी बना देते हैं, जैसे हमने B बराबर बनाई। इन सभी जगहों पे आपको पहले ही 0 रख दीजिए, पहले ही रख दीजिए 0। तो आपने सबसे पहले रखा यहाँ पे 0 रख दिया, फिर यहाँ पे 0 रख दिया,
फिर यहाँ पे भी 0 रख दिया। इनकी पोजीशन भी मैं आपको बता दूंगा कि क्यों रखा है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, ये सब जगह 0 0 आ गए और ये हो गई हमारी मैट्रिक्स आके तैयार। कैसे, चलो अब इनके ऑर्डर्स देख लेते हैं एक बार। इसका अगर हम देखें तो आप खुद मैच करिए इससे, ये 1 2 वाला है 1 2, अगले को बात करिए ये वाला कौन सा है 1 3, क्या 1 2 के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं है, क्या 1 3 के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं है, तो 0 0 आ गए, सही जगह पे आए। A21 देखिए, A21 को देखिए आप अच्छे से, सही लिया है हमने, 2 1 के बराबर नहीं है। अगला देखिए ये वाला A31, क्या 3 1 के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं है, ये भी सही लिया है। लास्ट बच गया ये वाला A32 भी बिल्कुल सही लिया है क्योंकि 3 2 के बराबर नहीं है। और एक लास्ट ये वाला A23, तो A23 मतलब 2 3 के बराबर नहीं है, ये भी हमने बिल्कुल सही ही लिया है। तो ये सभी तो हमारे हो गए 0 वाले कैंडिडेट। अब बाकी जो भी विकर्ण पे आएंगे वो कुछ ना कुछ अवयव होंगे। अब विकर्ण वाले अवयवों को भर दो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ, जैसे यहाँ पे आपने रख दिया 1 2 9, ये आपने रख दिया, तो यहाँ पे अब आपको एक विकर्ण आव्यूह तैयार होके आ चुकी है। तो विकर्ण आव्यूह में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो करता है मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण पे अवयव होने चाहिए, बाकी सब जगह 0 होना चाहिए, इतना बात आपको याद रखना है। अब इसमें देख लेते हैं, देखो क्लियरली दिख रहा है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जो अविकर्णीय अवयव हैं, जो अविकर्णीय अवयव हैं जो इसने बोला है वो सभी 0 0 हैं, इन पर मार्क लगे हुए हैं और ए बराबर। बाकी सब जगह देखिए डायगोनल पे आपको अवयव मिल रहा है, जो ये मुख्य विकर्ण है इस पर अवयव आपको मिल रहे हैं। देखिए यदि ए बराबर AIJ एक विकर्ण आव्यूह तो अब इसे किससे दर्शाएंगे, डायगोनल DIAG लिख सकते हैं आप। डायगोनल जैसे अब इसको बोला जाए तो इसको किससे दर्शाया जाएगा, डायगोनल ए, ठीक है। डायगोनल ए के नाम से भी आप दर्शा सकते हैं कि ये डायगोनल ए है, या फिर डायगोनल में अवयवों को भी दर्शा सकते हैं, जो भी आपको अवयव दिए गए उनसे भी दर्शा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह भी डायगोनल मैट्रिक्स का ही अगला नेक्स्ट पार्ट है, जो थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, उसे थोड़ा सा 2 कदम आगे है बस। तो अदिश आव्यूह में क्या बोला गया है, यदि किसी वर्ग आव्यूह, देखो वर्ग आव्यूह ही चल रही हैं सभी की सभी जितनी भी चल रही हैं, के सभी अविकर्णीय अवयव, पिछले वाले में भी हमने यही सीखा था कि अविकर्णीय अवयव 0 के बराबर होने चाहिए, जो विकर्ण पे नहीं है वो सब 0 के बराबर हो जाने चाहिए। इसमें भी सेम लाइन बोली गई है कि अविकर्णीय अवयव 0 के बराबर होने चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तथा सभी विकर्णीय अवयव जो डायगोनल पे अवयव है ना वो किसी अदिश के बराबर होने चाहिए। अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दिया कि किसी अदिश के बराबर हो, तब आव्यूह अदिश आव्यूह होगी। अब अदिश क्या होता है, अदिश आप अच्छे से जानते हैं कि ऐसी क्वांटिटी होती है, अगर हम गणित में बात कर रहे हैं, फिजिक्स की बात नहीं कर रहे हैं कि जिनमें डायरेक्शन नहीं होती है, फिर जिनमें खाली मैग्नीट्यूड होता है, कुछ इस टाइप से आप पढ़ रहे होते हैं, तो ये वाला अदिश नहीं है। ये वाला अदिश किस टाइप का है कि मैथ में कि जो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब हुआ कि यहाँ पे बस आपको 0 से बचना है, क्योंकि 0 तो बाकी सब जगह ने घेर लिया ना, बाकी सब जगह जितनी भी थी उन सभी ने 0 को घेर लिया। अब बच गए कौन सा, आपका डायगोनल बच गया। अगर यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये वाला डायगोनल है, डायगोनल पे भी अगर आप 0 को भर देंगे तो फिर क्या बचेगा, फिर तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, फिर तो नल मैट्रिक्स बन जाएगी, मतलब वो रिक्त आव्यूह बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बाकी सब जगह तो 0 0 आ गए, इन सब जगहों पे तो 0 0 आ गए। अब यहाँ पे क्या लेना है, एक अदिश क्वांटिटी लेनी है। अदिश का मतलब हो सकता है वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या भी हो सकती है और वास्तविक संख्या भी हो सकती है। वास्तविक में आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे अब मैं इन दोनों को ही मिला के रख दूँ, मैंने रख दिया एक वास्तविक भी ले ली 1 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा। तो ये जो टाइप की मैट्रिक्स होगी, इसी टाइप की मैट्रिक्स को हम बोल सकते हैं अदिश आव्यूह होगी। यहाँ पे आपने कोई भी अदिश रखा कि नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जो 0 के बराबर ना हो, और कॉम्प्लेक्स नंबर आप लिख सकते हैं यहाँ पे। और भी आप तैयार कर सकते हैं, जैसे -1 -1 -1 0 0 0। लेकिन आपको एक अच्छी चीज़ बता देता हूँ इसमें कि इसमें यहाँ पे जो आप डायगोनल मैट्रिक्स में क्या कर रहे थे, डायगोनल मैट्रिक्स में आप अवयवों को बिखेर दे रहे थे। बिखेरने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 1 आ रहा था, यहाँ पे 2 आ रहा था, यहाँ पे 3 आ रहा था, कुछ भी अलग अलग भी लिख सकते थे वहाँ पे, ठीक है। डायगोनल वाले केस में सेम भी लिख सकते थे डायगोनल वाले केस में, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने एक अदिश से स्टार्ट किया है तो दूसरे स्थान पर भी अदिश ही आना चाहिए, इस स्थान पर भी अदिश ही आना चाहिए, लास्ट तक वो सेम अदिश रिपीट करेगा। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे, अगर मैं एग्जाम्पल दे के बताऊँ एक और आपको, आपने ऐसे करके कर दिया 1, यहाँ तक भी 1 लिखा और यहाँ पे आके चेंज कर दिया 1 1 2, और बाकी सब जगह 0 0 है, तो ये जो होगी ये फिर पता है किस केस में चली जाएगी, ये डायगोनल वाले केस में चली जाएगी, ये डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी, ये अदिश आव्यूह नहीं रहेगी, मतलब ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं रहेगी। और यही चीज़ में बताई भी गई है कि एक वर्ग आव्यूह ए बराबर इस टाइप से दी होगी, ये वर्ग आव्यूह क्योंकि ऑर्डर बता रहा है इस चीज़ का, n/n बोल रहा है। और एक अदिश आव्यूह होगी, अदिश कब होगी, जब AIJ बराबर 0 हो,
ए आई जे तो जीरो होना चाहिए। कहाँ? आई नॉट इक्वल्स टू जे। हमने प्रीवियस स्लाइड में यही तो डिस्कस किया है कि आई नॉट इक्वल्स टू जे में ए आई जे बराबर जीरो होना चाहिए। बिल्कुल सही है, ये वही एलिमेंट है जो नॉन डायगोनल है, जो अविकर्णीय अवयव हैं, वो सभी के सभी तो यही हैं। और आगे देखें तो इसमें बोला गया ए आई जे बराबर के। कहाँ पे ए आई जे बराबर के होना चाहिए? के कोई स्केलर क्वांटिटी होगी पक्का, के कोई अदिश होगा। अब जब के अदिश है तो ए आई जे बराबर के आना चाहिए। अब ये ए आई जे कौन कौन सी जगह पे के आ सकता है? जहाँ आई बराबर जे हो। और आई बराबर जे कहाँ कहाँ होता है? ये देखिए, आई बराबर जे को अगर हम पीछे वाली स्लाइड में जाएँ तो आई बराबर जे इसमें मिलेगा, A11 में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? A11 में मिल जाएगा आपको, A22 में आई बराबर जे और A33 में। और ये क्या होता है? ये तो यार आपका मुख्य विकर्ण होता है। तो मुख्य विकर्ण पे आपको सेम अवयव मिलना चाहिए। इसका कहने का मतलब है ए आई जे बराबर के, आई बराबर जे। इसका मतलब क्या हुआ कि मुख्य विकर्ण पे सेम अवयव मिलना चाहिए। तो अगर आपने के से स्टार्ट किया तो के 1 से स्टार्ट किया 1 1 1, -1 से स्टार्ट किया तो -1 -1 हर जगह सेम एलिमेंट बिखरा हुआ रहना चाहिए। ऐसा नहीं एक जगह आपने कुछ भी लिख दिया, यहाँ पे कुछ और लिख दिया, यहाँ पे कुछ और लिख दिया। ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। अगर आपने स्टार्ट यहाँ से एक एलिमेंट से किया है जो आपने पकड़ लिया, लेकिन वो जीरो नहीं होना चाहिए, बस जीरो से बचाना है और बाकी कुछ भी यूज कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल भी दिया गया है 2 0 0 2। तो यहाँ पे देखिए 2 2 दोनों सेम आए और बाकी सब जगह 0 0, मतलब ये विकर्ण आव्यूह भी है, वर्ग आव्यूह भी है और एक अदिश आव्यूह भी है। आगे समझते हैं इकाई आव्यूह। अब देखिए इकाई आव्यूह में क्या बोला गया है? इकाई को तत्समक आव्यूह भी बोलते हैं। इकाई आव्यूह बिल्कुल स्केलर आव्यूह की छोटी बहन है या फिर बड़ी बहन बोल सकते हैं। इस केस में क्या होता है कि एक वर्ग आव्यूह ही लेनी है। वर्ग आव्यूह के सभी अविकर्णीय अवयव शून्य होने चाहिए। वही सेम लाइन, हर एक में वही लाइन आ रही है। तथा सभी विकर्णीय अवयव, जो विकर्णीय अवयव होंगे वो इकाई के बराबर होंगे। इकाई के बराबर इन द सेंस कि 1 के बराबर होंगे। अब इसके तो आप बहुत सारे टाइप तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा और समझ लेते हैं, मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा फिर इसे। तब यह आव्यूह यूनिट मैट्रिक्स मतलब इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। अब एक वर्ग आव्यूह ए बराबर ए आई जे एन इंटू एन कब एक तत्समक आव्यूह होगी? कब मतलब यह एक इकाई आव्यूह होगी? जब ए आई जे बराबर 0, आई नॉट इक्वल टू जे। ये तो सभी अविकर्णीय अवयव हुए क्योंकि आई इनमें जे के बराबर नहीं है और ए आई जे 0 के बराबर है। और ए आई जे बराबर 1 होगा कब? जो आई बराबर जे। और आई बराबर जे का मतलब क्या हुआ कि यही तो सभी विकर्णीय अवयव हैं, ये सभी विकर्णीय अवयव हो गए जो डायगोनल पे होंगे, जो मुख्य विकर्ण पे होंगे। तो आई बराबर जे मतलब ए आई जे बराबर 1 होना चाहिए। हर जगह 1 1 1 होना चाहिए, बाकी सब जगह 0 होना चाहिए। तो देखिए 1 1 विकर्ण पे 1 1, बाकी सब जगह 0। अगर ये जो दी गई है ये आपको 2/2 की दी गई है तो इसको पता है दूसरा नाम भी दिया जाता है I2। देखो I2 के नाम से भी जानते हैं इसे I से भी दर्शा सकते हैं और I2 से भी। अगर हम 3/3 की बनाएं, ये 3/3 की है तो यहाँ पे देखिए 1 1 1, बाकी सब जगह 0 0 प्लेस कर दीजिए। बाकी सब जगह आराम से 0 बैठे होंगे, 0 0 0, ये भी 0 0 0। तो ये हो जाएगी I3, मतलब 3 कोटि की ये तत्समक आव्यूह हो जाएगी या फिर इकाई आव्यूह हो जाएगी। अब ये सबसे आसान थी, आपको समझ में आ गया होगा कि विकर्ण आव्यूह जो अभी आपने सीखी। अब थोड़ा सा रिवीजन कराया देते हैं। विकर्ण आव्यूह में क्या किया? मुख्य विकर्ण पे कोई भी अवयव ले सकते थे आप, 0 नहीं लेना था ज़्यादा बार। आपको यदि मैं एक एग्जाम्पल दूँ, अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप मुझे बताइए कि यहाँ पे 1 0 0, बाकी सब जगह ये 0 0 है, तो क्या ये विकर्ण आव्यूह होगी? आप बताइए, क्या ये विकर्ण आव्यूह होगी? ये विकर्ण आव्यूह बिल्कुल होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको ये वाला जो है, ये वाला आपको एटलीस्ट एक बार तो 1 दिखा यहाँ पे। अगला अगर हम बात करें 2 2 0 0 0 0 0 0 0, तो कम से कम एक बार नहीं 2 बार यहाँ पे 2 2 दिखा, ओनली एक ही बार 0 है। मतलब विकर्ण में कुछ ना कुछ तो अलग अवयव हैं 0 से छोड़ गए। और यदि हम इसकी बात कर दें 0 0 0 0 0 0 0 0, अब ये भी एक 0 है। अब विकर्ण पे खाली 0 0 हैं, तो ये ना तो ये डायगोनल होगी, ना ये स्केलर में जाएगी और ना ही ये यूनिट मैट्रिक्स बन पाएगी, ना ये विकर्ण आव्यूह होगी, ना ये अदिश और ना ही ये इकाई आव्यूह होगी। अब आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा कि एक बार 0 आ सकता है, 2 बार 0 आ सकता है, ऐसा नहीं तीनों बार ही 0 हो जाए तो फिर वो नल मैट्रिक्स बन जाएगी। तो विकर्ण में एटलीस्ट आपको एक अवयव तो यूनिक लेना है जो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी थी अभी? अगली आव्यूह हमने देखी
कि वहाँ पे स्केलर भी आ सकती है। स्केलर मतलब वहाँ पे अदिश आव्यूह। अदिश का मतलब हुआ कि एक आप कोई भी अदिश संख्या सोच लीजिए अपने दिमाग में, कोई भी आप संख्या सोच सकते हैं, जैसे -7, तो -7 ही हर जगह आना चाहिए, बाकी सब जगह 0 0, तो ये हो जाएगी अदिश आव्यूह, ये आदेश हो जाएगी। दूसरी इससे अगली जो हमने सीखी वो क्या सीखी कि डायगोनल पे खाली विकर्ण पे 1 1 1 होना चाहिए, बाकी सब जगह 0 हो सकता है। तो ये जो थी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी, जिसे तत्समक आव्यूह बोल रहे थे, या फिर जिसे एकांक आव्यूह या फिर इकाई आव्यूह बोल सकते हैं। अब आगे समझते हैं। तो आगे है शून्य आव्यूह, जिसके सभी अवयव शून्य हो। क्लियरली दिखा गया, सभी अवयव शून्य हो तो वह शून्य आव्यूह कहलाएगी, या फिर रिक्त आव्यूह भी बोल देंगे उसको। तो ऐसे OMN, उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, जैसे इसका ऑर्डर है 2/2, तो ये हो गई O2 की आव्यूह हो गई। और इसका ऑर्डर कितना है, नंबर ऑफ रोज है 3, नंबर ऑफ कॉलम है 2, तो 3/2, तो ये जो हो जाएगी O 3/2 की शून्य आव्यूह हो जाएगी। तो अभी आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, शून्य आव्यूह सबसे आसान है, इसमें तो कुछ नहीं है कि सभी अवयव 0 हो जाने चाहिए बस। आगे बढ़ते हैं पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह भी ये बहुत ही छोटी छोटी आव्यूह हैं। पंक्ति आव्यूह मतलब जिसमें केवल एक पंक्ति हो, जिसमें केवल एक पंक्ति हो, एक ही पंक्ति होनी चाहिए, तो वहाँ पे क्या होगा, वो पंक्ति आव्यूह कहलाएगी। पंक्ति आव्यूह में एक ही पंक्ति होनी चाहिए। आप खुद देख सकते हैं, इसका ऑर्डर अगर आप पकड़ेंगे तो इसमें 1 रो है और 3 कॉलम है, तो 1/3 इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो इसको आप पंक्ति आव्यूह बोलेंगे कि R1 ही है इसमें केवल, तो ये एक पंक्ति आव्यूह होगी। आगे बढ़ते हैं, ये 1/3 की कोटि की है। आगे अगर हम देखें तो स्तंभ आव्यूह। अब स्तंभ आव्यूह में क्या बोला गया है कि स्तंभ आव्यूह किस टाइप की आव्यूह होगी, बताइए सभी। स्तंभ आव्यूह का मतलब क्या हुआ कि ये बिल्कुल रो आव्यूह जो आपने पढ़ी थी ना, जो पंक्ति आव्यूह पढ़ी है, उसकी ही बहन है एक तरीके से। स्तंभ का मतलब क्या हुआ कि उसमें एक स्तंभ आएगा, बाकी आपको रो तो कितने भी मिल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे रो को अगर देखेंगे तो इसमें R2 है, R1 R2, लेकिन कॉलम तो एक ही है, कॉलम तो एक ही है C1। अब जब C1 एक ही है तो इसको आप ऑर्डर अगर आप लिखना चाहें तो 2/1 होगा, इसकी कोटि लिखना चाहें तो। अगर हम इसमें बात करें तो ये स्तंभ आव्यूह होगी। अब इसकी कितनी भी आप स्तंभ आव्यूह तैयार कर सकते हैं। आगे बढ़े, आगे देखें तो त्रिभुजीय आव्यूह जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किस टाइप की होती है, जिसमें आपको ट्रायंगल्स दिखते हैं। और ट्रायंगल्स कैसे दिखते हैं, या तो ऊपर की तरफ ट्रायंगल दिखेगा या नीचे की तरफ ट्रायंगल दिखेगा, जिसे आप दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसे ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह बोलते हैं। देखिए इसमें लिखा भी हुआ है कि एक आव्यूह जिसमें एक आव्यूह जो त्रिभुजीय आव्यूह होगी, कब होगी, यदि वह या तो ऊपरी त्रिभुजीय, ऊपरी त्रिभुजीय मतलब अपर ट्रायंगुलर। इसको आप इंग्लिश में थोड़ा समझें तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, कि इनके थोड़े से वर्ड्स आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं। ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह होगी मतलब अपर ट्रायंगुलर, एक होगी निम्न त्रिभुजीय लोअर ट्रायंगुलर। या तो वो होनी चाहिए अपर ट्रायंगुलर या फिर होनी चाहिए लोअर ट्रायंगुलर। अब अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर कैसे दिखती है उसको देख लेते हैं। यदि A बराबर AIJ n इंटू एन, n इंटू एन से क्लियरली दिख गया होगा कि ये एक वर्ग आव्यूह है, ये बता देता है ये सब कुछ। n इंटू एन के वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह ही दी गई है। ऊपरी त्रिभुजीय कब होगी, मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो कब होगी, जब उसमें AIJ बराबर 0 होना चाहिए। मतलब AIJ बराबर 0, कौन से वाले अवयव 0 होने चाहिए, जिनमें IJ से बड़ा है। अब IJ से बड़ा कौन कौन से में होता है, आप ही बताइए। IJ से बड़ा कौन कौन से में होता है, चलो 3/3 के बना ही लेते हैं, तभी ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब आप मेरे को बताइए कि इनमें आपको IJ से बड़ा किन किन में दिख रहा है। IJ से बड़ा जिन जिन में दिख रहा हो उनको मार्क कर लीजिए। देखिए यहाँ पे IJ के बराबर है, ये नहीं लिया जाएगा। इसमें IJ से छोटा है क्योंकि 1 2 से छोटा है, ये भी नहीं लिया जाएगा। ये लिया जाएगा क्योंकि 2 1 से बड़ा है। इसमें 2 2 के बराबर हो गया, नहीं लिया जाएगा। इसमें 3 1 से बड़ा है, मतलब I पहला वाला होता है, J दूसरा वाला होता है, तो 3 1 से बड़ा है और 3 2 से बड़ा है, मतलब ये वाले अवयव सब 0 में चले जाएंगे। ये वाले पहला, दूसरा और तीसरा, ये अवयव 0 में चले गए। अब जो आपको मैट्रिक्स दिखेगी, अच्छे से देखते रहना सब बोर्ड की तरफ। तो ये मान के चलो ये 1 था, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब आपको देखो किस टाइप की ये दिख रही है, इसका शेप पकड़िए, शेप को पकड़ने की कोशिश करिए। देखा ट्रायंगल, देखा कि नहीं देखा,
सभी को ट्रायंगल दिख रहा होगा, तो इसे अपर ट्रायंगुलर, ये ऊपर की तरफ बन रहा है ट्रायंगल, इसमें ऊपर की तरफ बन रहा है जब आई जे से बड़ा होगा। जिनमें आई जे से बड़ा होगा वो सब जीरो की तरफ लिए जाएं। आई जे से बड़ा है, जिनमें आई जे से बड़ा है वो सब तो जीरो में चले गए, और बाकी के अवयव कुछ ना कुछ होने चाहिए, बाकी के अवयव कुछ ना कुछ होने जरूरी हैं। इसमें भी यही दिया गया है कि देखिए 2 1 ये जीरो में चला गया, ये भी जीरो में और ये भी जीरो में। तो जो आपको शेप दिख रही है मैट्रिक्स किस टाइप की दिख रही है, अब जो दिख रही होगी ये देखिए, ये ट्रायंगुलर है, ये ट्रायंगल बन के आया कि नहीं आया, तो ये होगी अपर ट्रायंगुलर क्योंकि ऊपर की तरफ बन रहा है। आगे देखते हैं, एक है लोअर ट्रायंगुलर, मतलब निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, लोअर ट्रायंगुलर। अब लोअर ट्रायंगुलर में जस्ट उसका उल्टा हो रहा होगा कि ए आई जे बराबर जीरो ही होंगे, लेकिन कौन से वाले, आई जे से छोटा हो। अब आई जे से छोटा किन किन में होता है अभी चेक कर लेते हैं। ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब आई जे से आपको छोटा लेना है, इस बार आई जे से छोटा लेना है, इसका मतलब जे बड़ा होना चाहिए, दूसरे नंबर वाला बड़ा होना चाहिए। ये बराबर हुआ, ये देखिए बड़ा, जे बड़ा, इसमें भी जे बड़ा, इसमें भी जे बड़ा, और बाकी सब में देखिए इसमें बराबर, इसमें छोटा ही है क्योंकि जे छोटा है आई बड़ा है, तो बाकी सब नहीं लिए जाएंगे, ये बराबर हो गया। तो ये तीन जो हैं ये जीरो में जाने चाहिए। अगर हम बनाएं तो ये जीरो और ये वाली भी जीरो, बाकी सब जगह पे आप कुछ ना कुछ अभी अब लिखेंगे। जैसे आपने लिखा 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इस मैट्रिक्स को थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करिए। देखिए ये मैट्रिक्स क्या बन के आ रही है, ट्रायंगल बना और नीचे की साइड में बनाया ट्रायंगल, तो क्या हो गया, लोअर ट्रायंगुलर हुई कि नहीं हुई। इसको भी आप ऐसे ही पकड़ सकते हैं, ये सब जगह जीरो जीरो ऊपर की तरफ, क्योंकि इसमें देखिए 2 3 है तो 3 बड़ा हुआ, 1 3 है तो 3 बड़ा हुआ, 1 2 है तो 2 बड़ा हुआ, और बाकी सब जगह देखिए कुछ ना कुछ अभी अब मिले, और वो कैसे शेप बना रहे हैं, वो एक ट्रायंगल की शेप बना रहे हैं। इसका मतलब ये कैसी हो जाएगी, लोअर ट्रायंगुलर, क्योंकि ट्रायंगल नीचे की साइड में बन रहा है, तो ये हो जाएगी निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्लियरली बोला गया, एक नोट भी दिया गया है कि यदि एक आव्यूह या तो वो ऊपरी त्रिभुजीय होनी चाहिए, मतलब अपर ट्रायंगुलर हो, या फिर वो लोअर ट्रायंगुलर हो, और उन दोनों से मिलके अगर वो दोनों ही क्वालिटीज दिख रही हैं, अगर किसी आव्यूह में आपको दोनों ही क्वालिटीज दिख रही हैं, तो वो क्या बना रही होंगी, वो एक विकर्ण आव्यूह बना रही होंगी। देख लेते हैं भाई विकर्ण आव्यूह कैसे बनेगी। देखिए ऊपरी त्रिभुजीय कौन सी दिख रही है आपको, ऊपरी त्रिभुजीय कौन सी दिख रही है, ऊपरी त्रिभुजीय की अगर हम बात करें तो ये जो ऊपरी त्रिभुजीय बनेगी वो कैसी बनेगी, यहां से अगर आप पकड़ेंगे, यहां से अगर आप इसको पकड़ेंगे और ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, देखिए ये ऊपरी त्रिभुजीय दिख रही है इस टाइप से। थोड़ा सा इसको रफ ही कर देता हूं, दोबारा बनाते हैं। ये ऊपरी त्रिभुजीय दिखी क्योंकि बाकी सब जगह जीरो जीरो है, बाकी सब जगह ये वाले प्लेसेस पे जीरो जीरो आया। अब लोअर ट्रायंगुलर की बात कर लेते हैं, लोअर ट्रायंगुलर ग्रीन से बनाते हैं चलो। तो देखिए यहां पे देखिए ये लोअर ट्रायंगुलर दिख रही है और ऊपर बाकी सब जगह जीरो जीरो दिख रहे हैं, तो इन दोनों को मिलाने पे आपको कैसी आव्यूह दिखी, 2 3 6, मतलब विकर्ण पे, मुख्य विकर्ण पे अवयव हैं और बाकी सब जगह जीरो जीरो हैं। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हुई या नहीं हुई, ये डायगोनल हो गई, मतलब विकर्ण आव्यूह हो गई। आगे बढ़ते हैं, इसका ट्रेस पूछा गया है, जल्दी से बताइए। अब आएंगे क्वेश्चंस, अब आएगा ज्यादा मजा कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो बताइए सभी ट्रेस क्या होगा इसका, जल्दी से बताइए। ट्रेस का हमने क्या सीखा था कि जो भी डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनको सभी को ऐड कर दीजिए। अगर हम यहाँ पे ट्रेस ये निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, 1 + 5 + 9, और जो कि कितना हो जाएगा 15 हमारा सही आंसर, मतलब बी ऑप्शन। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन मिलने वाले हैं अब आपको। निम्न में से कौन सी एक अदिश आव्यूह है, अदिश में मैंने आपको क्या बताया था कि कोई एक अदिश संख्या, कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी पूरे डायगोनल पर बिखरी पड़ी होगी और बाकी सब जगह जीरो होंगे, और वो सेम संख्या हर जगह दिखनी चाहिए आपको, पूरे डायगोनल पर वही संख्या दिखनी चाहिए। तो कौन कौन से में दिख रही है, 1 2 3 बिल्कुल भी नहीं होगी, ये तो डायगोनल बन गई, ये तो डायगोनल बन गई, ये तो गलत हो गई, क्योंकि 1 1 1 ही दिखना चाहिए था, या 2 2 2 या 3 3 3, गलत हो गया।
ये देखिए 1 2 3, इसमें यहाँ पे तो जीरो भी नहीं आ रहा है, तो ये तो ना तो डायगोनल रही, तो ये ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी, मतलब वर्ग आव्यूह, ये एक वर्ग आव्यूह होगी। क्योंकि अभी सीखा आपने कि डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए, विकर्ण आव्यूह होने के लिए यहाँ पे तो लगभग जीरो ही होना चाहिए था ना, क्योंकि खाली विकर्ण पे अवयव होने चाहिए थे, मुख्य विकर्ण पे, बाकी सब जगह जीरो, तो ये भी गलत हो गया। आगे बढ़ते, देखिए ये मैच कर गई 2 2 2 2 2, सब जगह 2 2 2, तीनों जगह 2 2 2 आया, तो ये हो जाएगी, और बाकी सब जगह जीरो जीरो है। इसको आप चेक ही मत करिए बेशक, ये भी एक वर्ग आव्यूह ही होगी, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है वर्ग भी नहीं है, तो ये तो अपर ट्रायंगुलर भी दिख रही है, आप अच्छे से देखिए, तो ये अपर ट्रायंगुलर है, बाकी सब जगह जीरो जीरो है, तो ये भी गलती हो जाएगी, क्योंकि हमें तो चाहिए थी अदिश आव्यूह। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी एक त्रिभुजीय आव्यूह है, जल्दी बताइए, ये क्वेश्चन आपके लिए। त्रिभुजीय आव्यूह, त्रिभुजीय आव्यूह या तो वो अपर ट्रायंगुलर होनी चाहिए या लोअर ट्रायंगुलर होनी चाहिए, दोनों मिल जाए तो दोनों ही हो जाएंगी। तो देखिए अपर ट्रायंगुलर की बात करें तो ये तो लोअर ट्रायंगुलर दिख रही है आपको, क्योंकि ट्रायंगल बन गया और बाकी सब जगह जीरो जीरो है, ऐसे ही इसमें ट्रायंगल बन गया और बाकी सब जगह जीरो जीरो है, तो इसका मतलब 1 भी है 2 भी है, तो बोथ 1 एंड 2 ये वाला हमारा फाइनल आंसर होगा, बोथ 1 एंड 2 दोनों की दोनों दिख रही हैं, तो दोनों की दोनों ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होंगी, त्रिभुजीय आव्यूह होंगी। आगे बढ़ते हैं, आव्यूह ए बराबर इतना है, किस टाइप की है बताइए, अदिश आव्यूह है, विकर्ण आव्यूह है, इकाई आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है, किस टाइप की है। हमने अभी सीखा था कि मुख्य विकर्ण काम करता है, मुख्य विकर्ण, क्या इसमें मुख्य विकर्ण पे अवयव है, मुख्य विकर्ण पे अवयव होने चाहिए, बाकी सब जगह जीरो जीरो होना चाहिए, जबकि मुख्य विकर्ण तो खाली पड़ा हुआ है, जीरो जीरो बस खाली एक जगह दो जगह आ रहा है, और जीरो जीरो नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कुछ ना कुछ संख्या आनी चाहिए, 5 6 कुछ ऐसे इस टाइप से आनी चाहिए, और बाकी सब जगह जीरो जीरो, क्या यहाँ पे जीरो जीरो आ रहा है, बाकी सब जगह तो जीरो जीरो है ही नहीं, क्योंकि ये बिगाड़ रहा है पूरी तरह से, ये बिगाड़ रहा है, तो ये कैसी हो जाएगी, इसका ऑर्डर लेकिन सेम है, ऑर्डर कैसे हो गया कि 3 ही इसमें पंक्ति हैं और 3 ही इसमें स्तंभ हैं, तो ये एक वर्ग आव्यूह तो जरूर बन जाएगी, ये एक वर्ग आव्यूह जरूर होगी, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अदिश भी नहीं होगी, क्योंकि अदिश होने के लिए यहाँ पे 5 5 5 होना चाहिए था, सब जगह 0 0 0 होना चाहिए था। विकर्ण के लिए भी सेम काम कर सकते थे, जैसे यहाँ पे 4 5 0 ऐसे करके कर सकते थे, बाकी सब जगह 0 0 करना पड़ता। इकाई के लिए क्या करना पड़ता, 1 1 1 ही करना पड़ता, इकाई के लिए फिक्स कंडीशन है कि 1 1 1 ही होना चाहिए, बाकी सब जगह 0 0 0 होना चाहिए, तो ये भी लास्ट ऑप्शन सही होगा। एक आव्यूह जिसमें एक पंक्ति व एक से ज्यादा स्तंभ हों, अब बताइए सभी, एक पंक्ति होनी चाहिए, एक से ज्यादा स्तंभ, मतलब स्तंभ कितने भी हो सकते हैं लेकिन पंक्ति एक ही होनी चाहिए। चलो एग्जांपल ले लेते हैं, हमने यहाँ पे एक ही पंक्ति लेनी है, R1 ही लेनी है, A B C D, कितने स्तंभ आए, 1 2 3 4, लेकिन पंक्ति तो एक ही रही, पंक्ति एक है और स्तंभ 4 हैं, 1/4, तो ये कौन सी आव्यूह होगी, केवल पंक्ति आव्यूह, जिसमें केवल एक पंक्ति हो, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, तो ये हमारी पंक्ति आव्यूह होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, सभी विकर्ण आव्यूह कहलाएंगी। अब ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है, इनमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सभी विकर्ण आव्यूह, अब सभी विकर्ण आव्यूह चलो बना ही लेते हैं। विकर्ण आव्यूह किस टाइप की होगी, खाली डायगोनल पे अवयव होने चाहिए, बाकी सब जगह 0 0, और डायगोनल पे अवयव किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। तो सभी जो विकर्ण आव्यूह होंगी वो कैसी होंगी, इकाई आव्यूह जो होती हैं, क्या वो विकर्ण आव्यूह होती हैं, जितनी भी सभी विकर्ण आव्यूह, हमने बोला है सभी की सभी विकर्ण आव्यूह, सभी की सभी विकर्ण आव्यूह क्या इकाई आव्यूह होंगी, आप बताइए इस चीज को। तो विकर्ण आव्यूह में आप खुद नहीं देख रहे हैं इस चीज को, विकर्ण आव्यूह में आपको क्या क्या नहीं मिलता है, विकर्ण आव्यूह में 1 2 3 ये भी मिल जाती है। क्या ये विकर्ण आव्यूह है, बिल्कुल है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स जरूर है, लेकिन क्या ये एक इकाई आव्यूह है, इकाई का मतलब हुआ यूनिट मैट्रिक्स है, और यूनिट के लिए आप अच्छे से याद करिए, यूनिट मैट्रिक्स कौन सी होती थी, यूनिट मैट्रिक्स होती थी हमारी 1 1 1 0 0 0 0 0 0, इस टाइप की होती थी। क्या ये इकाई दिख रही है, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है कि इकाई आव्यूह सभी की सभी नहीं होंगी, कुछ ही हो सकती हैं। अदिश आव्यूह, अदिश के लिए क्या होना चाहिए, अदिश के लिए भी क्या होना चाहिए, अगर हम स्केलर की बात कर रहे हैं, अदिश की बात कर रहे हैं, अदिश आव्यूह की बात कर रहे हैं, तो अदिश के लिए कोई एक संख्या निश्चित, जैसे अगर हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 2 2 होनी चाहिए, 0 0 0 0 0 0। क्या ये मैट्रिक्स आपको अदिश आव्यूह भी दिख रही है, बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। बेशक डायगोनल मैट्रिक्स में आपको अदिश आव्यूह बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स तो हर तरीके को लेती है ना, वो डायगोनल पे कुछ भी ले सकती है, जरूरी थोड़ी नहीं वो 2 2 2 को ही ले, वो 1 2 3 भी ले सकती है, 1 2 7 भी ले सकती है, 2 से स्टार्ट करे, यहाँ पे 2 ले सकती है, यहाँ पे 2 ले सकती है, यहाँ पे बदल सकती है, यहाँ पे 7 ले ले, बदल जाएगा ना,
तो ये तो नहीं रहा, तो अदिश आव्यूह भी नहीं रहा। क्या ये वर्ग आव्यूह होगी? हाँ, ये चीज़ बिल्कुल सही है, क्योंकि वर्ग आव्यूह जरूर होगी, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर होंगे, मतलब 3/3 का ऑर्डर है, तो ये वर्ग आव्यूह जरूर होगी। ये चीज़ आप बोल सकते हैं, ये वर्ग आव्यूह जरूर होगी, वर्ग आव्यूह होगी। पंक्ति आव्यूह तो कैसे भी नहीं हो सकती है, पंक्ति आव्यूह का मतलब होता है एक पंक्ति, इसमें 3-3 दिख रही हैं, तो खाली सी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, सभी अदिश आव्यूह होंगी। अदिश बना लेते हैं पहले। अदिश मतलब स्केलर मैट्रिक्स जितनी भी होती हैं, अब उनमें कोई भी एक संख्या लीड कर रही होती है। जैसे कैसे कर रही होती है, 1 1 1 भी हो सकती है वो संख्या, -1 -1 भी हो सकती है, वो संख्या कुछ भी हो सकती है, के भी हो सकती है, बस वो 0 नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे डायगोनल पे 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकती है। तो क्या वो विकर्ण आव्यूह होगी? क्या ये सभी आपको विकर्ण आव्यूह दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं? इन सभी को विकर्ण बोल सकते हो? बिल्कुल बोल सकते हैं, पहली बात बिल्कुल सही है, विकर्ण आव्यूह जरूर होंगी, डायगोनल मैट्रिक्स जरूर होंगी, डायगोनल मैट्रिक्स होंगी, बिल्कुल होंगी। सभी अदिश का बोला है, क्या वर्ग आव्यूह होंगी? बताइए, क्या वर्ग आव्यूह होंगी? वर्ग आव्यूह का मतलब रहा कि इसका ऑर्डर 3/3, इसका ऑर्डर 3/3, इसका ऑर्डर 3/3। चलो 2/2 की ले लेते हैं, बहुत बच्चे परेशान हो रहे होंगे, ये कह रहे होंगे 2/2 की तो लेते ही नहीं है कभी। 2/2 की ली हमने, तो हमने ले ली m और ये 0 ये 0, मुख्य विकर्ण पे आव्यूह, बाकी सब जगह 0 0। देखिए ये 2/2 है, तो ये सभी आई तो वर्ग आव्यूह, तो ये सभी वर्ग आव्यूह भी हैं, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये डायगोनल भी है, तो विकर्ण भी हैं वर्ग भी हैं। केवल ए, क्या केवल ए सही है? नहीं, क्योंकि वर्ग आव्यूह भी तो हैं दोनों, ए व बी, हाँ ये सही है, ए व बी ये पूरी तरह से सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, सभी इकाई आव्यूह होंगी। अब सभी इकाई आव्यूह किस टाइप की होंगी, ये क्वेश्चन हम आपको देते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि आप बताएंगे कि इन चारों में से आपका कौन सा सही है, ये आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट बॉक्स में सही आंसर देना है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी आव्यूह नहीं है। अब मैंने आपको जितने टाइप बताए हैं ना, उनमें से अभी आप छांट लीजिए कि कौन कौन सी आपने पढ़ी हैं और कौन कौन सी अभी आपको नहीं सीखने को मिली है। वर्ग आव्यूह सीखने को मिली, बिल्कुल सही मिली। पंक्ति आव्यूह बिल्कुल मिली, स्तंभ आव्यूह बिल्कुल मिली। क्या माइनर आव्यूह मिली? बिल्कुल नहीं मिली। तो आपको जो पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी आव्यूह नहीं है, नहीं वाला यही आपका सही होगा कि माइनर आव्यूह जो है हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी कि माइनर आव्यूह क्या होती है। तो यही था आज का लेक्चर। आप उम्मीद है कि पूरी तरह से आपको सब कुछ समझ में आया होगा कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस विद एग्जांपल्स भी समझे हमने, पूरा थ्योरी भी कवर किया और इन पे 2-4 क्वेश्चन भी बनाए अच्छे अच्छे। अब इनसे आगे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और मैट्रिक्स को और डीपली समझेंगे अगले लेक्चर्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।